नमस्कार। आज हम 10th क्लास का लास्ट चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी करने जा रहे हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में विस्तार से जानने के लिए इट इज़ वेरी you can say important thing that we must understand that what is the meaning of outcomes of democracy, कि डेमोक्रेसी के लिए आउटकम्स का क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है दैट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक सरकार का ही प्रकार है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स की आवश्यकता होती है, व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री थ्रू प्रॉपर इलेक्शन। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को एक आप अरेंजमेंट कह सकते हैं जिसमें जो रूलर है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसको देश के नागरिक चुनते हैं चुनाव के माध्यम से। ठीक इसी तरह से डेमोक्रेसी से अलग भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, अरेंजमेंट्स हैं देश को चलाने के लिए, जिसमें से हम लोग बात कर सकते हैं डिक्टेटरशिप की। आप लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट का और हिटलर का नाम सुना होगा। आप बात कर सकते हैं मिलिट्री रूल की। कुछ समय के लिए पाकिस्तान में मिलिट्री रूल रहा है, बांग्लादेश में मिलिट्री रूल रहा है। आप बात कर सकते हैं मोनार्की की। हमने 9th क्लास में नेपाल के बारे में, किंग वीरेंद्र और ज्ञानेंद्र के बारे में पढ़ा था। तो ये सारे के सारे सिस्टम हैं किसी देश को चलाने के लिए। तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और बाकी की जो व्यवस्थाएं हैं उनको नॉन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट कह सकते हैं या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जा सकता है। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि डेमोक्रेसी का आउटकम क्या है। क्यों आज विश्व के करीबन 50% से ज्यादा देश डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट हो चुके हैं, और जो डेमोक्रेटिक नहीं है वो डेमोक्रेटिक होना चाहते हैं। तो यहीं पर हमारी बात आती है कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, इसको जानने से पहले हम लोग पहले ये डिस्कस करेंगे कि इस सफर में, डेमोक्रेटिक के पॉलिटिक्स के सफर में 10th क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पावर शेयरिंग। ये अलग अलग स्पेसिफिक इश्यूज थे जिनके बारे में हमने बात की है। पावर शेयरिंग के बारे में बात की, फेडरलिज्म स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं और उनका किसी भी देश में क्या योगदान होता है, किसी गवर्नमेंट को फॉर्म करने में, किसी देश की पॉलिसीज को बनाने में उनका क्या क्या रोल होता है। इसी तरह से कि इलेक्शन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये सारी बातें, हम कुछ स्पेसिफिक मुद्दे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज इस चैप्टर में हम कुछ पॉइंट्स उठाएंगे या कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए, वी विल रेज सेट ऑफ क्वेश्चन। व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, कि डेमोक्रेसी क्या करती है, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ टू या डज डेमोक्रेसी फुलफिल ऑल एक्सपेक्टेशंस। क्या जो डेमोक्रेसी हैं वो सभी की सभी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करती हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डेमोक्रेसी भी टारगेट नहीं कर पा रही हैं। उसके बाद हम मेन जो बात करेंगे इस चैप्टर में, हम बात करेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट होने के बाद लोगों की डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं और एक्चुअल में क्या होता है। दो बात है, आउटकम दो तरह से हम मेजर कर सकते हैं। पहला एक्सपेक्टेड, कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है जिसमें रूलर को देश के सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं। क्यों डेमोक्रेसी को एक कंट्री को चलाने के लिए लागू किया जाता है, तो एक्सपेक्टेड क्या है और एक्चुअल में क्या हो रहा है, आउटकम दो तरह से मेजर करेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं आउटकम्स को जानने के लिए क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की क्वालिटी से मतलब क्या है, कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है थ्रू प्रॉपर इलेक्शन, एक डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर्म हो गई है, तो वो जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से देश की जनता के लिए काम करती है। क्या जिस टारगेट को, जिस ऑब्जेक्टिव को सामने रख के डेमोक्रेसी को लाया गया है किसी देश में, क्या वो गवर्नमेंट उसी तरह से वर्क कर रही है, व्यवहार कर रही है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे ठीक उतर रही है, लोगों को राइट दिए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है। तो
क्योंकि जो क्वालिटी है, नीड एंड एस्पिरेशंस है जो लोगों की, क्या वो गवर्नमेंट फुलफिल कर पा रही है? इसके जवाब में हमें आउटकम मिल जाता है। उसके बाद है इकोनॉमिक वेलबींग, कि देश की जो जनता है, उन जनता को जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्री में है, क्या उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको अवेल करने की? इस बिहाफ पे भी हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो यस, बेटर आउटकम है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हो रहा है। इनइक्वालिटी हमारे देश में, खास करके इंडिया की बात करें, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया में बहुत सारे पैमाने पर इनइक्वालिटीज हैं। तो क्या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन सभी इनइक्वालिटीज को दूर कर पाने में कामयाब हो पा रही है या नहीं? सोशल डिफरेंसेस को टारगेट करने में, हमारे यहाँ बहुत सारा रिलीजन है, बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो क्या इन सब के लिए डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से काम कर पा रही है? फ्रीडम और डिग्निटी, क्या सभी लोगों को फ्रीडम मिल रही है? उनकी डिग्निटी को देखा जा रहा है? कहीं कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि उनकी डिग्निटी के खिलाफ कोई बात की जा रही है? तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में चेक करेंगे। उन्हीं के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि वेदर द आउटकम इज दैट काइंड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड और व्हाट इज एक्चुअल। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। जैसा मैंने बताया, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, मोनार्की हो, मिलिट्री रूल हो, ये सारी नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं। इन सब को हम लोग लेकर के चलेंगे और हम देखेंगे कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी किस तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्या डेमोक्रेसी अपनी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर रही है? तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले, नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो डेमोक्रेसी है वो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कंपैरिजन में बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्वेश्चन बनता है, देखिएगा, हाउ यू कैन से द डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? देखिए, वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट इट। पहला है प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पर इनइक्वालिटीज हैं, चाहे वो रिच और पुअर के बीच में इनइक्वालिटीज हों, चाहे वो कास्टिज्म के बीच में अपर कास्ट लोअर कास्ट हो, चाहे वो रिलीजन हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, सिख हो, जैन हो, इसको लेकर के बहुत सारे सोशल डिफरेंसेस हैं। तो जो डेमोक्रेसी है उसके अनुसार किसी भी बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट डज नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ इनइक्वालिटी ऑन एनी बेसिस। इसका क्या मतलब हुआ कि देश का जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सभी के लिए एक है। किसी भी बिहाफ पर किसी भी इनइक्वालिटी को बियर नहीं किया जाएगा। दस वी कैन से डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एनहेंस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि सभी लोगों की डिग्निटी का ध्यान रखा जाता है। आज से कुछ वर्ष पहले अगर हम लोग देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ करती थी, आदमियों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी, उन्हें गुलाम बनाया जाता था। वो अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बैन किया जा चुका है। चाइल्ड लेबर के लिए अलग से कानून बने हैं कि 14 साल की एज तक किसी को भी चाइल्ड को आप एज ए लेबर नहीं लगा सकते, दिस इज एन ऑफेंस। उसके बाद अनटचेबिलिटी, छुआछूत। हमारे देश में कास्टिज्म में अपर लेवल और लोअर लेवल में बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे, अनटचेबिलिटी थी, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बैन किया जा चुका है। इफ एनीवन विल फॉलो the norms of untouchability, then it will be declared an offense, and as per to the constitution the punishment will be given that particular person. So yes, democracy is better form of government because it enhance and maintain the dignity of the individual. Third है improve the quality of decision making. देखिए, किसी भी सरकार का क्या काम होता है? सरकार का काम होता है लोगों के बेनिफिट के लिए, उनके फायदे के लिए उन कुछ पॉलिसीज बनाना,
कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाना। अगर उसके लिए उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है, डिसीजन, लेकिन ऐसा नहीं है किसी एक आदमी ने चाहा, जैसे डिक्टेटरशिप में होता है, एक आदमी जो चाहता है बिना किसी सलाह के उसकी जो डिसीजन होता है उसको देश की जनता पर इंपोज कर दिया जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, यहां पर डेलिब्रेशन होता है, नेगोशिएशन होता है, बहुत ज्यादा सोच विचार किया जाता है, तब जाकर के किसी एक डिसीजन पर पहुंचा जाता है। पहले लोकसभा में डिस्कस होगा, राज्यसभा में डिस्कस होगा, फिर कोई इशू बनेगा तो दोनों का ज्वाइंट सेशन बैठेगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, लोगों के पास जाएगा। इट्स मीन जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो टाइम लेता है और वो कंपैरेटिवली साउंड होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कभी भी किसी भी देश में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है। और डेमोक्रेसी में जैसे हमारे देश में व्यवस्था है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी जो एक ऑर्गन है उसको सेपरेट बनाया गया है, उसकी इंडिपेंडेंट पावर्स दी गई हैं। सिटीजन टू सिटीजन के बीच में डिस्प्यूट हो, सिटीजन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, तो एक प्रॉपर मेथड है, उनकी बात को सुना जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनको जस्टिस दिया जाएगा। इट्स मीन डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स द मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। व्हाट इट्स मीन, देखिए जब कोई डिसीजन ले लिया जाता है तो बहुधा क्या होता है, डिसीजन लेने के बाद यह एहसास होता है कि यह डिसीजन तो गलत हो गया, और गलत हो गया तो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा उस डिसीजन को वापस लिया जा सकता है। यानी कि संभावना है कि मिस्टेक्स को करेक्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर जनता ही कोई डिसीजन गलत ले ले, किसी सरकार को गलत तरीके से नॉमिनेट कर दे, उनकी जो बहकावे भरी बातें हैं, उनके जो फॉल्स प्रॉमिसेस हैं, उसमें आकर के किसी ऐसी सरकार को बना दे जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही है, तो 5 साल के बाद लोगों के पास भी ये मौका होता है कि वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर लें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन दीज बेसिस 1, 2, 3, 4 एंड 5 बेसिस पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है। देखिए, पहले आप लेक्चर को सुनेंगे, अपनी बुक को पढ़ेंगे, उसके बाद जो आंसर आपसे पूछा जाएगा आप सक्षम होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे उस आंसर को देने के लिए। तो ये हो गए, डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, इट एनहांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन अब हमारे सामने, हमारे मतलब जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिटीजन रहते हैं, उनके सामने डिलेमा आता है, कंफ्यूजन आता है कि जो डेमोक्रेसी है ये सब बातें तो कर रही हैं, इसका मतलब ये प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिस जो है, यानी कि जो इसके सिद्धांत हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से ऐसा नहीं है। इनका बहुत सारे लोगों का मानना है कि इक्वालिटी नहीं है, डिग्निटी को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए डिलेमा हो जाता है कि क्या डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरी बात, जो हमारा क्वेश्चन चैप्टर का नाम था आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आउटकम हम कहेंगे पॉजिटिव है कि यस, कि डेमोक्रेसी को किसी देश में लागू करने के पीछे जो उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो फुलफिल हो रहा है। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो ठीक है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड था वही हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा हो रहा है, इसके बारे में भी आप व्यू दे सकते हैं, आप पॉइंट डाल सकते हैं। लेकिन यहां पर कंक्लूजन के रूप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, मैंने लिखा भी है यहां पर, कि जो डेमोक्रेसी है, नो डाउट एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये क्या करती है, अपने आप से कुछ नहीं करती, ये क्या करती है, ये कंडीशंस क्रिएट करती है। किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, कि इन सब चीजों का वो एडवांटेज उठाए। ये सब चीजें जो हैं, जो उनको
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी दे रहे हैं, जो उनको कानून के समक्ष बराबर कर रहे हैं, उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, तो ये एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं। डेमोक्रेसी इटसेल्फ डू नॉट डू एनीथिंग, बट दे क्रिएट द सिचुएशन so that the citizens make the benefit of these conditions and achieve, and they try to develop themselves. This is the beginning of the chapter outcomes of democracy. इसका क्वेश्चन हो जाता है कि how you can say that democracy is the form of government. ये इसका यहां पर जो हमने जितना भी डिस्कस किया है, इसका एक ये मेन क्वेश्चन बनता है जो पूछे जाने की संभावना रहती है। तो ये आप नोट कर लेंगे, इसके फर्दर हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ओके, नमस्कार। अब हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था। हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसके जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं, या जो आप कह सकते हैं कि एक्चुअल आउटकम्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। हमने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है, वो किस तरह से अपनी मेरिट की वजह से दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कंपैरिजन में बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहां पर हम लोग फर्दर कुछ और बातें करेंगे। देखिए, जो डेमोक्रेसी है, उन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन की जाती हैं कि हर हालत में ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इन कुछ बेसिक्स एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेगी। हम अगर कहें कि डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो हमें इन शब्दों का मतलब मालूम होना चाहिए कि व्हाट वी मीन बाय अकाउंटेबल, व्हाट वी मीन बाय रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। यहां पर हम केवल इन तीन शब्दों का मतलब जानने का प्रयास करेंगे कि जो डेमोक्रेसी है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कुछ बेसिक चीज हैं, इन एक्सपेक्टेशंस पर वो खरा उतरे। देखिए, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इस बात को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन आ जाता है, how you can say that democratic form of government is an accountable government? See, डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है देश की जनता के द्वारा। जो देश के सिटीजन होते हैं, वो इलेक्शन के माध्यम से अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने रूलर्स को चुनते हैं। ये बात हमने डिस्कस किया था। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे बिहाफ पर पॉलिसी को फ्रेम करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार वो लोग काम करने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने लिखा है, पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन, बट ऑफ कोर्स दिस इज द बेसिक, यू कैन से दिस इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म गवर्नमेंट। ओके, रिप्रेजेंटेटिव का अगला काम क्या होता है, वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, यानी कि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, वो लोग गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं और लोगों के बेनिफिट के लिए वो लोग पॉलिसी और डिसीजन लेते हैं। देखिए, पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल मीन्स, हम लोगों ने, हमारे से मतलब है सिटीजन्स ने, देश के नागरिकों ने उन रिप्रेजेंटेटिव्स को ये राइट दिया है कि आप पार्लियामेंट में बैठ करके हमारे लिए पॉलिसीज बनाएं, हमारे लिए डिसीजन लें, जिन डिसीजन से देश की जनता को फायदा पहुंचे। देखिए, और वो जो डिसीजन लिए जाते हैं, ये जो डिसीजन हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पर लेते हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मींस द सिटीजन ऑफ द कंट्री, जो देश के नागरिक हैं, उनको ये जानने का अधिकार है कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए किस प्रोसेस को फॉलो किया गया है, कौन कितना समय लगा है, उसमें कितने पैसे लगे हैं। ये सारी चीजें जानने के लिए आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने सुना होगा राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई का नाम सुना होगा। आरटीआई के तहत देश का कोई भी नागरिक किसी भी संस्थान से, चाहे वो लेजिस्लेटिव का संस्थान हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, है ना, या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो, उन सब से कोई भी जानकारी ले सकता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी होती है। मतलब क्या हुआ, दिस इज द बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन दैट
they must come to know how the decision has been taken, how much time has been taken, how much money has been invested, this and what outcomes came out because of that decision, ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इफ अगर जो रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों ने इलेक्ट किए हैं अगर वो हमारे अकॉर्डिंग या सोसाइटी के या कंट्री के बेनिफिट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें इलेक्ट किया गया था, तो हमारे पास राइट है कि आने वाले वर्षों में जब इलेक्शन आएगा तो हम उस गवर्नमेंट को चेंज कर देंगे। इट्स मीन गवर्नमेंट यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, दे हैव टू बी अकाउंटेबल, उनको जवाब देना पड़ेगा, उनकी जिम्मेवारी बनती है। इट्स यहां पर कंक्लूजन क्या होता है इस बात का कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द need and requirement of the people. If they will not do this one, the people will change them. So accountability means the representative must work according to the need and requirement. Second part है responsive। देखिए जब हम किसी रूलर को या आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, तो ये उसकी जिम्मेवारी होती है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट हैं, जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, उनके लिए वो वर्क करे। वहां पर बैठ करके जहां पर कानून बनाए जाते हैं, जहां पर डिसीजन लिए जाते हैं, वहां पर हमारी आवाज को उठाया जाए, ये जिम्मेवारी बनती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की। देखिए we are aware that government is elected by the people, so people's own government, simple as it is, लोग चुनते हैं, लोगों की गवर्नमेंट है। अब वो जो गवर्नमेंट चुनी गई है वो क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक मींस सिटीजन्स, कौन से सिटीजन्स, जिन्होंने उनको वोट दिया है, तो उनकी जो ओपिनियन है उनके ऊपर डिसीजन बनाया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी नीड, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। एक प्रॉपर प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या होगा, देखिए प्रोसीजर है कि लोकसभा में बिल पेश होगा, राज्यसभा में जाएगा, या सबसे पहले लोगों की पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड किया जाएगा, उसको एक डिमांड के रूप में रखा जाएगा, एक बिल में कन्वर्ट किया जाएगा, लोकसभा में डिस्कस होगा, फिर राज्यसभा में डिस्कस होगा, तब जा करके वो प्रेसिडेंट से पास होकर के वो कानून बनेगा, पॉलिसी बनेगी। तो ये काम होता है गवर्नमेंट का। तो वी कैन से दे हैव टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट मींस दे हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द डिमांड, नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। सी ये जो डिसीजन लिया जाता है, मैंने बताया था आपको, ये डिसीजन एकदम से नहीं लिया जाता। देखिए डिक्टेटरशिप की अगर हम बात करें, नेपोलियन बोनापार्ट या हिटलर या जो भी इतिहास में, हिस्ट्री में डिक्टेटर हुए हैं, उनको किसी से कोई भी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें जैसा ठीक लगता है वो वैसा ही डिसीजन ले लेते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं। उसका आउटकम चाहे कुछ भी रहे, चाहे वो लोगों के फायदे के लिए साबित हो या ना हो, लेकिन डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डेलिब्रेशन होता है, नेगोशिएशन होता है, हर लेवल पर स्टेप टू स्टेप डिस्कस होता है, जिसमें कुछ डिले तो हो जाता है, लेकिन वो जो डिसीजन निकल करके आता है वो एक कह सकते हैं कि डिक्टेटर के लिए हुए डिसीजन के कंपैरिजन में बहुत सोच समझ के लिया हुआ निर्णय होता है, जिसके सफल होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। तो इट्स मीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। यहां पर देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोल्डिंग द ओपिनियन ऑफ द पीपल, they have to work according to the need and requirement of the people. That's why we can say democratic government is a responsive government. Next one, legitimate, इसका हिंदी का वर्ड होता है वैध। मीन्स इसको, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनती है। हर टेन्योर के बाद हमारे देश में एक गवर्नमेंट का टेन्योर होता है 5 साल। 5 साल के बाद रेगुलर इलेक्शन होते हैं, वो फ्री एंड फेयर होते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार की आप कह सकते हैं कि गड़बड़ करने की आशंका नहीं होती, फ्री एंड फेयर होते हैं। हालांकि ये कहते हैं कि स्लो हो सकता है प्रोसेस गवर्नमेंट का डिसीजन लेने का,
लेस एफिशिएंट हो सकता है, लेकिन लोगों का डिसीजन होगा। तो वी कैन से legitimate government, democratic government is a legitimate government. Legitimate government means it is framed according to the legal provision, means they have participated in the election, proper procedure they have been followed, then they came on into the power. अब देखिए, तो legitimate है and they have to work according to the legal aspect of the country. They have to work according to the constitution. उन्हें संविधान के अनुसार कार्य करना ही पड़ेगा। जो भी रूल रेगुलेशन है उनकी पावर को लिमिट किया जाता है। तो ये होता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तीन बातें हमने की, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एंड द थर्ड वन इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इसके अलावा देखिए कुछ और एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं जो होते ही हैं, अभी भी हो रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, यस, आफ्टर ए पर्टिकुलर इंटरवल होता है, ओपन पब्लिक डिबेट होती है, सिटीजन्स के जो राइट है और जस्टिस जो उनको न्याय दिया जाता है, आउटकम है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान दिया हुआ है फंडामेंटल राइट का, वो सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जाता है, आउटकम है डेमोक्रेसी की। सभी को इक्वल बेसिस पर जस्टिस दिया जाता है, लीगल राइट है। लेकिन पूरी तरह से जो डेमोक्रेसी है वो जो पॉलिटिकल एविल्स हैं उनसे अछूती नहीं है, यानी कि उनमें डेमोक्रेसी में भी बहुत सारी कमियां हैं। देखिए, या डीमेरिट्स हम कह सकते हैं, करप्शन टेक प्लेस, नेपोटिज्म जिसको भाई भतीजावाद कहते हैं कि अपने आदमी को ही प्रमोट करना, नौकरियों में प्रमोट करना, पॉलिटिक्स में प्रमोट करना, ठीक है। डिजर्विंग कैंडिडेट ना होने के बावजूद भी अप्रोचेस के बेसिस पर गलत कैंडिडेट को पोस्ट पर लगाना भी एक करप्शन है। तो करप्शन होता है इलेक्शन के दौरान जो मनी एंड मसल पावर है उसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज्यादा, वोटिंग को डिस्टर्ब किया जाता है, मींस फ्री एंड फेयर इलेक्शन को डिस्टर्ब करने के सभी सार्थक प्रयास किए जाते हैं। करप्शन होता है, नेपोटिज्म होता है, मनी एंड मसल पावर होता है, राइट। अब ये सारी की सारी हमने बात की है। अब देखिए इसको कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन बनेगा, हाउ यू कैन से, एक क्वेश्चन बनेगा, डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। दो तीन बातें हम चुनते हैं, हमारे अनुसार काम करती हैं, नहीं करेंगे तो हम बदल देंगे, हो गया अकाउंटेबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिव, हम पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करते हैं, हमारी नीड एंड रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करते हैं, प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, और जो डिसीजन होता है डिले होता है बट इफेक्टिव होता है, इसलिए हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। फिर होता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट, मींस एज पर टू द लीगल प्रोविजन। रेगुलर इलेक्शन के बाद पावर चेंज होता है, फिक्स टेन्योर होता है, स्लो हो सकती है, लेस एफिशिएंट हो सकती है, लेकिन पीपल की अपनी है। ये कुछ एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, इसके साथ साथ कुछ जो इसके डीमेरिट्स हैं वो हमने डिस्कस किए। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट ऑफ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार। 10th क्लास का आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। इससे पहले हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है वो डिस्कस कर चुके हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होती हैं वो हमने बात की। फिर हमने बात की कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। उसके बाद हम कुछ और बेसिस पर डेमोक्रेसी की जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और जो एक्चुअल में आउटकम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहां पर हम दो पॉइंट्स में बात करने जा रहे हैं, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। देखिए, डेमोक्रेसी से यह एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कंडीशंस को क्रिएट करेंगी और सभी सिटीजन्स इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त होंगे और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? या डेमोक्रेसी का जब हम कंपैरिजन करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ, तो हम क्या पाते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जहां तक बात है या इकोनॉमिक ग्रोथ की जहां तक बात है, तो उस स्थिति में डेमोक्रेटिक कंट्री ज्यादा
इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट को प्राप्त होती है या फिर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। देखिए यहां पर हमारे पास डाटा है 1950 से लेकर के अब तक का, यानी कि 70 ईयर्स का डाटा हम लोगों ने लिया और हम लोगों ने एक बड़ी ही आश्चर्यचकित बात हमारे सामने आई। हमने कंपैरिजन किया डेमोक्रेटिक कंट्रीज का और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में स्पेसिफिकली डिक्टेटरशिप का। तो हम क्या देखते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और डेवलपमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप में डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में स्लाइटली हायर साइड में है। यहां पर मैंने मेंशन किया, सी डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, वहां पर कुछ देशों का कंपैरिजन किया हुआ है जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और दूसरा जो जहां पर डिक्टेटरशिप है, तो वहां पर उन सब का ऑब्जर्वेशन करने के बाद यह फैक्ट हमारे सामने आया कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंपैरेटिवली लो है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि डिक्टेटरशिप में व्यक्ति बिना किसी से सलाह लिए हुए, मंत्रणा किए हुए, डिस्कस किए हुए अपने स्टेप्स को तुरंत इंप्लीमेंट कर सकता है, अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट कर सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में नेगोशिएशन होता है, डेलिब्रेशन होता है, किसी डिसीजन तक पहुंचने के लिए बहुत सारा समय लगता है जिससे डिले होता है। हालांकि और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज द वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन यहां पर जब इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी डेमोक्रेसी से वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि हमने कंपैरिजन किया डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेटिक कंट्री में। देखिए, और हमें इस बारे में वरीड होने की भी आवश्यकता है कि क्या इस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है या डेमोक्रेटिक वे ऑफ गवर्निंग अ नेशन इज वन ऑफ द बेस्ट और नॉट, क्योंकि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो सभी डेवलपमेंट का आधार माना जाता है। देखिए, हालांकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उस डेवलपमेंट के पीछे बहुत सारे बेसिस होते हैं, जैसे कि उस देश की जो पॉपुलेशन कितनी है, वाइड पॉपुलेशन होगी, उसके कंपैरिजन में रिसोर्सेज अगर कम होंगे तो डेवलपमेंट कम होगी। वहां का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, वहां पर जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, कितने रिवर्स हैं, किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, इन चीजों पर डिपेंड करता है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो किन चीज को प्रायोरिटी दे रही हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, दूसरे देशों के साथ बेटर रिलेशन डेवलप करने में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में। तो कहने का यह अभिप्राय है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। यहां पर मैंने दिया हुआ है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, पॉपुलेशन साइज ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री, ग्लोबल सिचुएशन कि हमारी जो कंट्री है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की मैं बात कर रहा हूं, उसकी ग्लोबल सिचुएशन क्या है। यानी कि फॉर एग्जांपल जो इंडिया है वो इंडियन ओशन के ऊपर है, जो इंडियन ओशन जो है वाटरवे प्रोवाइड करता है और एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहां से सारे के सारे इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड हम डेवलप कर सकते हैं रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ। ज्योग्राफिकल प्रायोरिटीज मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी की कंडीशंस और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज कंट्री की। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है। यहां नटशेल में हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरेटिवली लोअर साइड पर है। दूसरी तरफ जो डिक्टेटरशिप है वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कुछ लेवल पर हाई मिलती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर डेमोक्रेसी थोड़ा सा पीछे रह जाती है। यहां पर अगर हम आउटकम की बात करें डेवलपमेंट की तो वहां थोड़ा कम रह जाता है। देखिए, ये बताया हुआ है, इट कंपेयर बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज फार अवे, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन उठ जाता है कि यार जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो क्या जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या वो एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरी तरफ देखते हैं, इसी का दूसरा पॉइंट है, ये ए पॉइंट था। इस लेक्चर में हम लोग दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और कंपैरिजन किया डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, यहां पर हम
इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करेंगे। यहां पर हम सोशल इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं कि जो इनइक्वालिटी है और पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने में डेमोक्रेसी का कितना बड़ा रोल है, या इस आउटकम को लेकर के डेमोक्रेसी किस तरह से रिएक्ट करती है। क्या लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन होती है डेमोक्रेसी से? एक्सपेक्टेशन होती है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सभी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो रिच और पुअर के बीच में गैप होता है वो कम होगा। लेकिन हो क्या रहा है, अगर पूरे बड़े मायने पर देखें, दोनों तरफ से हम डेमोक्रेटिक कंट्री को भी देखें, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को भी देखें, तो क्या हो रहा है, जो रिच और पुअर का गैप है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहां पर भी जो डेमोक्रेसी है इस आउटकम पर भी कह सकते हैं वीक साबित होती है। कंपैरिजन के लिए हमने दो एग्जांपल भी लिए हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, फिर भी 30 करोड़ पीपल दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है, या यूं कहें कि 2 समय का खाना भी उन्हें भरपूर तरीके से नहीं मिल पाता है। इसी तरह से बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हालांकि वहां उठापटक होती रहती है, मिलिट्री रूल हो जाता है, बट स्टिल इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वहां पर जो है 50% जो पॉपुलेशन है वो पुअर है। तो देखिए, अल्ट्रा रिच लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो। जो पुअर पीपल है वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर भी जब आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इनइक्वालिटी ऑफ पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, तो वहां पर भी वीकेन है डेमोक्रेसी। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है पॉलिटिकल इक्वालिटी। हम लोग वोट कास्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और जब रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है उस समय यह ध्यान रखा जाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है या जो उसकी पार्टी है वो पॉवर्टी के लिए क्या विचार रखती है, क्या थॉट रखती है। क्योंकि कई बार तो स्लोगन भी आ जाता है, गरीबी हटाओ, है ना। हालांकि ये सेपरेट इशू है कि गरीबी हटाओ का नारा नारा ही रह जाता है, और आज तक भी गरीबी से हम उतने बड़े लेवल पर नहीं लड़ पाए हैं। देखिए, तो एक ये बात की कि मोर देन डेवलपमेंट, और बहुत सारी बातें भी हैं जो डेमोक्रेसी टारगेट करता है। इस पॉइंट के बाद हम पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। यहां पर जब इनइक्वालिटी और पॉवर्टी की बात भी है, तो यहां पर और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात है, वहां पर जो है डेमोक्रेसी का जो आउटकम है कंपैरेटिवली पुअर है। एक प्लस पॉइंट यहां पर क्या है कि डेमोक्रेसी कम से कम बात तो करती है, प्रोग्राम चलाती है। जैसे हमारे यहां बहुत सारे प्रोग्राम इनिशिएट किए गए हैं, एमजी नरेगा उसमें से एक है, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसी तरह से सभी लोगों को अन्न पहुंचाने की बहुत सारी चीजें हैं कि स्टोर से सभी लोगों को खाना पहुंचाया जाए, वो भूखे ना मरें। उसके अलावा हमारे पास भी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए जो गांव के लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए बहुत सारी चीजें डेवलप की जाती हैं। किसानों को सब्सिडी दी जाती है। कहने का क्या अभिप्राय है, डेमोक्रेसी में सभी तबके के लोगों को का ध्यान में रखने का प्रयास किया जाता है बेटर तरीके से इन कंपैरिजन टू द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। सो दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी। बट इन दीज both things, one is economic growth and development, we have discussed in detail, and inequality in poverty के बारे में जो डेमोक्रेसी है वो थोड़ा वीकन होती है, ये बात यहां पर ध्यान रखेंगे। नटशेल में अब इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने के लिए हमारे चैप्टर का नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो 2 पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह से आपको आंसर देना है। इकोनॉमिक और ग्रोथ और डेवलपमेंट में आप करेंगे कि जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, खास करके डिक्टेटरशिप, वहां की जो आउटकम है इकोनॉमिक ग्रोथ की वो डेमोक्रेटिक कंट्री के कंपैरिजन में स्लाइटली हाई है। टेबल भी आप लोग देखेंगे। दूसरा, और इसका फैक्ट भी देंगे कि हमने जो है 70 ईयर से ऑब्जर्व किया, हमारे पास एविडेंस है, हमने सभी चीजों को ऑब्जर्व किया है, सभी कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशंस को चेक किया है और हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं। दूसरी बात है इनइक्वालिटी एंड पावर्टी। इनइक्वालिटी और पावर्टी से फाइट करने में दोनों ही प्रकार की गवर्नमेंट अभी तक उतनी सफल नहीं हो पाई हैं। एग्जाम्पल हम लोगों ने यहां पर दे दिया है। लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो बेटर प्रयास कर रही है और ऐसा माना जाता है इन कमिंग डेज
डेमोक्रेसी विल बी एबल टू कम्बैट विद द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। तो ये दो पॉइंट हैं। इसके बाद हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे। देखिए, मैंने यहां पर रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी की बात की है और यहां पर इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की है। इस लेक्चर के बाद हम सोशल इक्वालिटी की बात करेंगे कि किस तरह से डील करती है गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये आपका हो गया। देखिए, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। पहले हमने डिस्कस किया मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि किन आधार पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी इज द अकाउंटेबल गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। यही क्वेश्चन मानेंगे। फिर हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या आउटकम है डेमोक्रेसी की इन कंपैरिजन टू अदर। एंड फोर्थ किया है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी में क्या आउटकम रहती है डेमोक्रेसी की। फर्दर हम लोग आगे बात करेंगे कि इनके अलावा ये तो थोड़ा बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया डेमोक्रेसी का, कंपैरिजन करते हैं तो आगे बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनकी वजह से आज पूरे विश्व के 50% से ज्यादा देश डेमोक्रेटिक हो चुके हैं और जो डेमोक्रेटिक नहीं हैं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हो जाए। वो ऐसा क्यों सोचते हैं, उनका ऐसा क्यों मानना है, हम आने वाले पार्ट में ये डिस्कस करेंगे कि किन आधार पर हम पूरे तरीके से कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। नमस्कार। हम लोगों ने 10th क्लास का चैप्टर शुरू किया हुआ है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस सफर में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि किन कारणों की वजह से जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसको वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ गवर्निंग ए नेशन कहा जाता है। देश को गवर्न करने की सभी अवस्थाओं में, सभी अरेंजमेंट में सबसे बेस्ट सूटेबल डेमोक्रेसी को माना जाता है। इससे पहले हमने बात की थी कि किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के पॉइंट पर डेमोक्रेसी अपनी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरती है, लेकिन जब सोशल डाइवर्सिटी की बात आती है तो यहां पर हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को डील करने में बहुत अच्छा योगदान देती है। तो सबसे पहले इट इज मस्ट, वी मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। देखिए, यहां पर हम इंडिया के एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। यहां मैंने लिखा भी हुआ है फॉर मेकिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग वी शुड टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। इंडिया को यहां पर लेने का, मेंशन करने का एक मुख्य कारण क्या है? देखिए, इंडिया सबसे पहली बात हमारा देश है, महान देश है। दूसरी बात, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तीसरी बात, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज भी सबसे बड़ा कंट्री है। जो फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात आती है तो वर्ल्ड में केवल इंडिया ही ऐसा एक देश है जिसमें सभी 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन आती हैं। तो यहां पर हम सोशल डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को डेमोक्रेसी के संदर्भ में समझने के लिए इंडिया का एग्जांपल लेंगे। तो सोशल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि एक सोसाइटी में बहुत सारे बेसिस पर अलग अलग लोग रहते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। द पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुइज्म, इस्लाम, जैन, बौद्ध, सिख, इस तरह से बहुत सारे धर्मों के लोग यहां पर रहते हैं। तो हम कह सकते हैं सोशल डाइवर्सिटी है। हमारे देश में 1500 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी 22 जो स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं। तो हमारा देश भाषा के आधार पर एक बहुत विविध या विविधताएं रखने वाला देश है। तो सोशल डाइवर्सिटी है। एक और खास बात जो भारत के समाज की है, कास्टिज्म। केवल भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसमें कास्टिज्म मिलता है, जाति के आधार पर लोगों को डिवाइड किया हुआ है। तो सोशल डाइवर्सिटी मींस द डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन सर्टेन बेसिस। तो सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने में, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए डेमोक्रेसी एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करती है जिसमें डाइवर्सिटी होते हुए भी सभी लोग आराम से रहते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी की आउटकम सोशल डाइवर्सिटी के बेसिस पर बहुत अच्छी है।
प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट होती है? जब सोशल डाइवर्सिटी सोशल डिफरेंसेस में कन्वर्ट हो जाती है। इसका क्या मतलब है? सोशल डाइवर्सिटी है रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर, ज्योग्राफिकल एरियाज के नाम पर, लेकिन जब लोगों में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है, वो डिफरेंसेस हो जाता है, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, आप कह सकते हैं कि गृह युद्ध तक की भी नौबत आ जाती है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन अगर सोशल डाइवर्सिटी को ढंग से सेटल डाउन कर दिया जाए, और जिसको करने का सबसे सही तरीका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में सभी धर्मों के लोगों के लिए अलग से कानून की व्यवस्थाएं हैं कि सभी के सभी लोग बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के संविधान के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एक है। तो हम कह सकते हैं कि जहां तक सोशल डाइवर्सिटी के आउटकम का सवाल है, डेमोक्रेसी वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ गवर्नमेंट टू एकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी। एक और एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं। हमने जब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सफर शुरू किया था, उसमें हमने पहला ही चैप्टर किया था पावर शेयरिंग। उसमें हमने 3 देशों के बारे में बात की थी। पहला था बेल्जियम। बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे। किस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उस एथनिक कंपोजिशन को प्रॉपरली सेटल डाउन कर दिया। ठीक है। दूसरी तरफ श्रीलंका बात करेंगे। पहले हम यहीं पर रहते हैं कि इस कंक्लूजन पर निकलते हैं, निष्कर्ष पर निकलते हैं कि जो डेमोक्रेसी का आउटकम है, किस बेस पर एकोमोडेट करने के लिए सोशल डाइवर्सिटी का बहुत अच्छा है। देखिए, एक्सपेक्टेशन हमारी है कि डेमोक्रेसी एक सिस्टम डेवलप करता है जिससे सोशल डाइवर्सिटी को सेटल डाउन किया जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता। तो यहां पर यह बात नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के कंटेक्स्ट में सही साबित होती है। फिर देखिए, पावर शेयरिंग, ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया बेल्जियम का। उसके बाद डेमोक्रेसी प्लस में रहती है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के कंपैरिजन में सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने की। जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं, जैसे डिक्टेटरशिप है, वो अपनी आई को ऑफ कर लेते हैं बहुत सारे ग्रुप्स की तरफ से, जो उनका मन करता है वो कहते हैं। और सोशल डिवीजन जो होती है सोसाइटी में, बहुत सारे लोगों की नीड एंड रिक्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखा जाता है। अब देखिए कंक्लूजन क्या है। हमारा चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है, सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने में, यहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो प्लस में है, स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, पावर शेयरिंग में हमने डिस्कस किया था श्रीलंका का, कि श्रीलंका में मेजोरिटिज्म को फॉलो किया जाता है, बहुसंख्यवाद। मतलब कि जो भी ग्रुप मेजोरिटी में होगा वो अपने हिसाब से देश को चलाएगा, बिना किसी माइनॉरिटी के, आप कह सकते हैं, नीड एंड रिक्वायरमेंट को, डिमांड्स को, ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब केवल ये नहीं है कि मेजोरिटी ओपिनियन है। यस, जो डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है वहां पर मेजोरिटी ही जीतती है, जिसकी ज्यादा वोट होंगी वो जीतेगा, जो ग्रुप ज्यादा होगा वो जीतेगा, जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी वो जीतेंगे। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा ना उतरा जाए, उनको बिल्कुल मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया जाए, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाए, उनका एक्सप्लोटेशन किया जाए। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो देश में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। द कंट्री विल नॉट रिमेन इन द पीस इफ द डाइवर्सिटी विल नॉट बी accommodated properly. This we have learned from the example of श्रीलंका। श्रीलंका में सिंघली हैं, तमिल्स हैं, दे आर हैविंग द डिस्प्यूट। सिंघली जो मेजोरिटी में है और वो अपने हिसाब से कानून को बनाते हैं, इसलिए आज भी वहां पर गृह युद्ध की स्थिति है, वहां पर आज भी पीस नहीं है, शांति नहीं है, लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो हमें यह समझना होगा कि अगर हमें सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना है तो मेजोरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी की भी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। और यह बात डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है। एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं इंडिया का ही। इंडिया में जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं उनकी देखभाल के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे प्रोविजन बनाए हैं। तो हम कह सकते हैं सेकंड आउटकम क्या हुआ कि जो सोशल डाइवर्सिटी है मेजोरिटी और माइनॉरिटी के कंसेप्ट में, तो जो डेमोक्रेसी है वो बहुत बढ़िया तरीके से डील करती है। तो ये एक पार्ट हो गया हमारा एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। आउटकम ऑफ नटशेल में
बात कर लेते हैं, ओवर करते हैं, दूसरे टॉपिक को लेंगे कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे थे कि डेमोक्रेसी आउटकम क्या होगी, किस बेस पर। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी बेस्ट होगी। इंडिया का एग्जांपल ले लिया, बेल्जियम का एग्जांपल ले लिया। मेजोरिटी और माइनॉरिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए हमने श्रीलंका और इंडिया का कंपैरिजन कर लिया। तो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डिफरेंसेस को एकोमोडेट करने में, कॉन्फ्लिक्ट को हटाने में, डिस्प्यूट को हटाने में, लोगों की ओपिनियन, नीड एंड रिक्वायरमेंट को ध्यान रखने में डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आगे का पॉइंट देखेंगे। नमस्कार। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी 10th क्लास का चैप्टर, हम इसके लास्ट पॉइंट को अब डिस्कस करने जा रहे हैं, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। देखिए, हमने बहुत सारे बेसिस पर बात की कि डेमोक्रेसी की एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं और एक्चुअल में क्या है। यहां पर हम देखते हैं कि जब हम डिग्निटी और फ्रीडम की बात करते हैं तो जो डेमोक्रेसी है वो सही मायने में साबित होती है वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किसके कंपैरिजन में? नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कंपैरिजन में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बिल्कुल सही साबित होती है। क्यों? यहां पर भी हम इंडिया के एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे। हालांकि इनमें भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पे समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी हम शुरू करेंगे इंडिया को कंटेक्स्ट में लेते हुए। जहां तक डिग्निटी और फ्रीडम की बात आती है, देखिए यहां पर हम दो एग्जांपल्स को लेंगे। एक तो वोमेन का एग्जांपल लेंगे और एक दूसरा लेंगे जो डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड जो क्लास है सोसाइटी की। अगर हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पहले भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी हुआ करती थी और वोमेन का एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था। यहां तक कि उनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। होम वायलेंस उनके साथ हुआ करती थी। आज भी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, स्पेसिफिकली अरब कंट्रीज हैं, जहां पर महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। मतलब उनकी डिग्निटी को मेंटेन नहीं किया जाता। मेल डोमिनेंट सोसाइटी में उनके साथ व्यवहार इक्वालिटी का नहीं किया जाता। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर वोमेन की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं। खास करके जब हम इंडिया की बात करते हैं तो ऐसे बहुत से कानून बनाए हुए हैं जिनकी वजह से वोमेन की डिग्निटी मेंटेन होती है, उनका एक्सप्लॉयटेशन लोअर लेवल पर आ गया है। और अगर उनके खिलाफ कुछ भी होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत से प्रोविजन हैं जिनसे वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वोमेन की डिग्निटी को मेंटेन करने के हिसाब से जो डेमोक्रेसी आउटकम है वो वन ऑफ द बेस्ट वे है। यहां से मैंने शुरू किया था कि जो डेमोक्रेसी है वो हर तरह से सुपीरियर पड़ती है किसी भी डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में। किस चीज को प्रमोट करने में? डिग्निटी और फ्रीडम को प्रमोट करने में। और फ्रीडम की जहां तक बात देखिए, एक तो बात हो गई डिग्निटी की कि कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर सो मेनी प्रोविजंस फॉर सपोर्टिंग वोमेन टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ वोमेन। If anything will go against the woman, then definitely they can raise their voice, they can take the help of the court, and definitely the people will get punished, those who are doing exploitation or wrong behavior against women. और फ्रीडम की जो बात होती है, आज हर तरह से वोमेन को फ्रीडम दी गई है। प्रयास किया जा रहा है कि जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी का कंसेप्ट था, जो इतिहास में मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, धीरे 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 वोमेन को इक्वलिटी पे लाया जाए, उनकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाए। दूसरा हम बात करते हैं डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड क्लास जो सोसाइटी की होती है। यहां भी इंडिया के कंटेस्ट में हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में हमारा जो कास्ट सिस्टम है, जो कास्टिज्म है, उसमें सोसाइटी को हायर कास्ट और लोअर कास्ट में डिवाइड किया हुआ है। और हिस्ट्री पर अगर नजर डालते हैं तो जो हायर कास्ट के लोग हैं उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों को बहुत तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया, डिसएडवांटेज किया। लेकिन जब से इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बना है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है,
तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं कि इन स्पेशल कास्ट को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इनको बहुत सारे आप कह सकते हैं कि बेनिफिट्स दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बेनिफिट दिए गए हैं। जैसे रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये जो क्लास हैं जिनका सदियों से शोषण होता आ रहा है, उनको यहां तक कि पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनको जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशनल, उनमें इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। मींस जो डिसएडवांटेज्ड क्लास है सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी की, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं इस डेमोक्रेसी की आउटकम के लिए कि जो डिसएडवांटेज्ड और डिस्क्रिमिनेटेड क्लास है उनके लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। दूसरी बात है फ्रीडम की। डिग्निटी में एक दो बार और भी है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहां छोटा सा मैं डिस्कस करूंगा। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन कर दिया गया है, चाइल्ड लेबर को बंद कर दिया गया है, अनटचेबिलिटी बैन हो गई है, यहां तक कि आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। तो उनकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का प्रोविजन दिया हुआ है कि सभी के सभी लोग इक्वल रहें। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनको बहुत सारे ऐसे राइट्स दिए गए हैं जिनको वो अवेल करके एक हेल्दी लाइफ को, सोशल बेनिफिशियल लाइफ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की आउटकम का जो सवाल है, इस कंटेक्स्ट में डिग्निटी और फ्रीडम के लिए किस किस के लिए मैंने एग्जांपल दिया है, वोमेन का और शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का। तो यहां पर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के कंपैरिजन में एक अपर हैंड में है, प्लस पॉइंट में है, पॉजिटिव आउटकम रहती है। देख, ये हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब एक छोटा सा समरी हम लोग करते हैं कि हमने इस पूरे अध्याय में क्या किया है। देखिए, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, 6 पॉइंट्स। इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर सवाल बनते हैं, एक नजर डालेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में क्या डिस्कस किया है और क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया है, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्यों डिस्कस करना पड़ा? क्योंकि हम आउटकम की बात कर रहे हैं। आउटकम से भी मैंने इनिशियल इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता दिया था कि आउटकम का क्या मतलब होता है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, और एक्चुअल में जो आउटकम हो रहा है वो क्या है। तो यहां जब मैंने आपको 5 मेरिट्स बताई थी, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। डिमेरिट्स में हमने करप्शन का, नेपोटिज्म का, और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में प्रॉब्लम्स अकर होती है मनी और मसल पावर की, वो हमने डिस्कस किया था कि हालांकि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे डिमेरिट हैं। तो एक क्वेश्चन ये सीधा सीधा बनता है, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। आप पीछे के जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें जाएंगे तो आपको ये सारे पॉइंट इजीली मिल जाएंगे, आप पॉइंट टू पॉइंट उनका आंसर दे सकते हैं। दूसरा हमने बात किया था कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, किस तरह से हम कह सकते हैं कि वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट है। अकाउंटेबल में हमने बात की थी कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें रिप्रेजेंटेटिव देश की जनता, सिटीजन्स के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए ये बाउंड हैं, इनकी जवाबदेही है कि ये बेनिफिट के लिए काम करेंगे, नहीं तो आने वाले इलेक्शंस में इस सरकार को बदल दिया जाएगा। इसी तरह से नीड एंड रिक्वायरमेंट का रिस्पॉन्ड करने के लिए बाध्य है, उनको काम करना पड़ेगा। लेजिटिमेट इलेक्शन के थ्रू होती है, प्रॉपर टाइम पीरियड होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, और लॉ को ध्यान में रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए ये सारे काम करती है। और एक हमने इसमें वर्ड भी यूज किया था, ट्रांसपेरेंसी। तो ये सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन यहां बनता है, हाउ यू कैन से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके कोई भी एक पार्ट भी आ सकता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहां पर हमने देखा था कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, खास करके जो डिक्टेटर कंट्री हैं, वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर तरीके से हो रही, हालांकि स्लाइटली डिफरेंस था। इसी तरह से
इनइक्वालिटी और पॉवर्टी की बात है तो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री दोनों ही इनको टारगेट कर पाने में उतनी सक्षम नहीं हो पा रही, हमने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। लेकिन जब हम एकोमोडेशन और सोशल डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, यहां पर हमने डाइवर्सिटी क्या होती है, सोशल डिफरेंसेस क्या होते हैं, और उससे जो अनस्टेबिलिटी आती है और जो सिविल वॉर होती है उसके बारे में डिस्कस किया था, और किस तरह से डेमोक्रेसी इस सोशल डाइवर्सिटी को प्रॉपर तरीके से डील करती है, वो हमने बात की थी। यहां पर हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे, इंडिया का, बेल्जियम का और श्रीलंका का। जब हमने श्रीलंका की बात की थी वहां पर मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात की थी, पीछे जाकर के आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर क्वेश्चन बनता है, हाउ यू कैन से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट टू अकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, यहां पर आप एग्जांपल दे सकते हैं, मैंने अभी बताया है वोमेन का, और जो लोअर कास्ट या डिसएडवांटेज जो ग्रुप है सोसाइटी के उनका। इस तरह से ये चैप्टर पूरा होता है। अब हमारा जो हिस्ट्री का पार्ट रहता है उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा, आप इसका फायदा उठाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।